सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। दुनिया के ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में इलेक्ट्रिक गाड़ियां न सिर्फ मकबूल हो चुकी हैं बल्कि वहां की सड़कों पर उनकी तादाद अब पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों से कहीं ज्यादा हो गई है। नॉर्वे, नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अमेरिका में ईवी गाड़ियों की तादाद सबसे ज्यादा है। नॉर्वेजन रोड फेडरेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि नॉर्वे में 80% ईवी गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। ये शरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह चार्जिंग स्टेशंस का हर जगह पर मौजूद होना है। यहाँ तक कि रूरल एरियाज में भी ईवी चार्जिंग स्टेशंस बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं। यूरोपियन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक नेदरलैंड्स में यूरोप भर में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस की तादाद मौजूद है। नेदरलैंड्स में तकरीबन हर 1 से 5 किलोमीटर के फासले पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में नई खरीदी गई हर 5वीं गाड़ी ईवी होती है, जो दुनिया में एक नया रिकॉर्ड है। फ्रेंच ऑटोमोबाइल फेडरेशन के मुताबिक फ्रांस में इलेक्ट्रिक कारें खरीदने और उनके इस्तेमाल का अवामी रुझान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। साल 2023 में फरोख्त होने वाली 17% गाड़ियां ईवी हैं। भारत भी 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद में नुमाया इजाफा करने का हदफ मुकर्रर कर रहा है, जिसकी वजह इंपोर्ट बिल को कम करना और बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाना है। आदाद शुमार के मुताबिक 2024 के आगाज तक भारत में तकरीबन 12 लाख ईवी सड़कों पर मौजूद थीं, जिनमें बड़ी तादाद मोटरसाइकिल्स और कारों की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑर्डर आउटलुक के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें फरोख्त हुई थीं, जिसमें मजीद 35% इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है। आउटलुक के मुताबिक चाइना अब सबसे आगे है, जहां 60% आलमी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल की वजह से बहुत नुकसान उठा रहा है, जिसमें महंगे इंपोर्टेड फ्यूल्स का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर शदीद माली दबाव का शिकार है। बिजली की पैदावार ज्यादा है, लेकिन नाकिस तरसीली निज़ाम, लाइन लॉसेज और डिस्ट्रीब्यूशन की नाकामी की वजह से मुल्क में बिजली की कंजम्पशन बहुत कम है, जिसकी वजह से खसारा बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने इन तमाम चैलेंजेस से लड़ने के लिए एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद को तेज कर दिया है। एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025-2030 के तहत साल 2030 तक मुल्क में मजमूई तौर पर 30% तक गाड़ियों को ईवी पर मुंतकिल करने का हदफ रखा गया है। यह हदफ 2040 तक 90% और फिर 2050 तक 100% मुकर्रर किया गया है। हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 20% कोटा देगी, जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार की जाएंगी। पॉलिसी के पहले 5 सालों में 3 अरब रुपए की सरमायाकारी करने वालों को मुराद दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक बाइक या गाड़ी के लिए बिजली का खर्चा पेट्रोल के मुकाबले में बहुत कम होता है। एक आम इलेक्ट्रिक बाइक को मुकम्मल चार्ज करने के लिए तकरीबन 3 से 5 यूनिट बिजली दरकार होती है। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक कार को मुकम्मल चार्ज करने के लिए तकरीबन 15 से 20 यूनिट बिजली दरकार होती है। अगर फी यूनिट बिजली की कीमत 30 रुपए भी हो तो एक कार की चार्जिंग तकरीबन 600 रुपए में हो सकती है। यह कीमत पेट्रोल के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन पाकिस्तान में ईवीज अभी तक ज़्यादा आम नहीं हो सकी हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा कीमत और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और ये 2 बड़ी अहम वजूहात हैं। हुकूमत ने ईवी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चीनी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पाकिस्तान में $350 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। चीनी कंपनी एडीएम ग्रुप ने पाकिस्तान में $350 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है, और इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 3000 से जायद ईवी चार्जिंग स्टेशंस नस्ब किए जाएंगे। सिंध में 1000 होंगे, पंजाब में 1500 स्टेशन होंगे और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 750 स्टेशन लगाए जाएंगे। एडीएम ग्रुप की जानिब से ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $90 मिलियन की सरमायाकारी फराम की जाएगी, जबकि ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए $250 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। ईवीज एक मरतबा चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक सफ़र करने की सलाहियत रखती है। तो अब हुकूमत अपनी इस पॉलिसी में किस तरह से कामयाबी हासिल करती है और ये कितना बड़ा गेम चेंजर पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं ऑर्को के। बहुत शुक्रिया तला साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो एक पॉलिसी हम देख रहे हैं जिसमें 2030 तक हमें 30% शिफ्ट होना है ईवीज पर, ये आपको इस वक्त कितनी प्रैक्टिकल पॉलिसी नज़र आ रही है? और चाइना की कंपनी आ रही है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है $350 मिलियन की, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लांट भी लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी लगेगा और ईवी स्टेशंस भी इसमें शामिल हैं। कितना बड़ा ये एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर? जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छी और इनकरेजिंग न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सो जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा उससे मुतालिक मैं ये बोलूँगा कि टारगेट एम्बिशियस है बहुत 2030 का, लेकिन फिर भी डूएबल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी।
अगर तो हम कंसिस्टेंटली पॉलिसी ईवी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर इंटरनेशनल सरमाकारी की कोई कमी नहीं है। एज यू जस्ट नोटेड इन योर अर्लियर इंट्रोडक्शन, चाइनीज़ कंपनीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कमिंग टू पाकिस्तान। बस हमने उनको राइट प्लेटफॉर्म और राइट पॉलिसी प्रोवाइड करनी है। सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर तो हम इसी पे ही फर्दर राइट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें इन सरमाकारों को, तो हम अपना टारगेट बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपने मेंशन किया इंट्रोडक्शन में कि हमें प्रायोरिटाइजेशन विद इन द ईवी पॉलिसी सेगमेंट्स में करना बहुत ज़रूरी है, कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त 2 और 3 व्हीलर्स की इलेक्ट्रिफिकेशन की है फॉर अलॉन्ग विद बसेस और कमर्शियल सेक्टर की। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, तलत साहब, ये जो बसेस की आपने बात की उसमें तो हम देख रहे हैं कि डाइवो एक्सप्रेस भी बड़ी हद तक इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अपना एक रोल प्ले कर रहा है। सऊदी पाक ग्रुप ने वहाँ 2 अरब की इन्वेस्टमेंट भी की है और उसके बाद हम 200 बसेस को बहुत जल्दी सड़कों पर देखेंगे। लेकिन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है उसमें स्टेशंस की भी ज़रूरत है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बनाते कितना वक्त दरकार होगा, कितना टाइम लग सकता है, कितनी मजीद कंपनीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके लिए हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। डाइवो के रोल पर भी और इस क्वेश्चन पर भी ज़रा आप कमेंट कीजिएगा। बहुत पर्टिनेंट सवाल है ये। ईवी इंडस्ट्री में ये सवाल, जहाँ जिस कंट्री ने इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट किया है वहाँ चार्जिंग स्टेशंस और व्हीकल्स को साथ साथ लेकर चले हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम कंसिडर होता है कि अगर व्हीकल्स आएंगी ऑन द रोड और चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे, वेयर आर दे गोना चार्ज? इफ़ यू हैव चार्जिंग स्टेशंस एंड इफ यू डोंट हैव व्हीकल्स, हाउ आर दे गोना मेक मनी? सो द आंसर टू दिस दैट वी हैव सीन सक्सेसफुली, जो कि बाकी ममालिक में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, कि इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना होता है। तो जिस तरह अभी हमने एक चाइनीज़ कंपनी का इंटरेस्ट देखा है ऑन द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, वैसे ही बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं विद इन पाकिस्तान जो कि एग्जिस्टिंग लोकली भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और लोकल सरमाकारी के अंदर भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो अगर तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कंसिस्टेंट रही ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साइड एज वेल अलॉन्ग विद द व्हीकल्स, अगले 4 एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 ईयर्स वी कैन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल कि आप कराची से इस्लामाबाद तक विदाउट एनी हैसल ट्रैवल कर सकें। इनफैक्ट दैट शुड बी द की ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। सबसे पहले कि कराची से इस्लामाबाद तक का जो ट्रैवल है उसको एक केस स्टडी बना के परसू किया जाए, और उसके लिए काफ़ी सारे अलॉन्ग द वे काफ़ी चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो आई थिंक अगर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी रही और राइट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो 3 to 5 ईयर्स में बिल्कुल ये रीजनेबली पॉसिबल है कि हम इस चैलेंज को सॉल्व कर सकेंगे। एंड एज यू मैंशन अबाउट डेवू, ग्रेट इनिशिएटिव। कमर्शियल साइड पे इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एज आई सेड, buses or 2-3 wheelers are the categories that should be on the top of the government's agenda. So I think it is definitely going in the right direction. अच्छा, अब इसमें अगर डेवो की बसेस हैं या और कोई कंपनी भी इसमें आती है और पार्टिसिपेट करती है, तो उन बसेस को यानी एग्जिस्टिंग बसेस को ही हम इस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर सकते हैं, या उसके लिए हमें फिर नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की हर हाल में ज़रूरत पड़ेगी? और यही फार्मूला फिर प्राइवेट कार्स पर या 2 व्हीलर्स पर भी अप्लाई हो सकता है, या फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो हर हाल में बनाने ही पड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। दिस कुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू पिवट इनटू वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अभी हमारी प्रॉक्सिमिटी टू चाइनीज़ पार्टनर्स एंड प्लेयर्स रिलेटिवली बाकी कंट्रीज से बहुत बेहतर है, और गवर्नमेंट्स का भी आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक अ लीड इन दिस न्यू एंड इमर्जिंग इंडस्ट्री। establishing a value added manufacturing base is absolutely pivotal. अगर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ाना है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग बेस लगानी होगी। रेट्रोफिटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को कन्वर्ट करना, वो भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल शुरू में वो होगा काफ़ी जगहों पे, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो करंटली सही डायरेक्शन में जा रही है, बट आगे जाके हमें बैटरीज को पाकिस्तान में लोकली असेंबल करने में इंसेंटिव देना होगा, और फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद हमारी पॉलिसी लोकल फुल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जानी चाहिए। जब तक हम बैटरीज पाकिस्तान के अंदर पहले असेंबल और फिर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तब तक हम इस इंडस्ट्री को प्रॉपरली उस लेवल तक नहीं लेके जा सकेंगे जहां हमारा ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का।
अच्छा, अब प्लस अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक अलग कल्चर है, वो कोई भी क्लास हो लेकिन वो अपने बजट को अपनी जेब पर टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर इस्तेमाल करने वाले वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब जिस तरह पिछले 5-6 साल में हमने गाड़ियों की कीमतें ऊपर जाते देखी हैं, एक आम बाइक भी इस वक्त 2 से 3 गुना महंगी हो चुकी है। तो जब एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, ये एक आम पाकिस्तानी की जेब पर फिर कितना भारी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो लेकिन ये आम गाड़ियों से महंगी फिर हमें ये कारें नज़र आएंगी या बाइक्स या बसेस? देखिए, अभी तक हमने जो ट्रेंड देखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सो फार, वो सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां इंट्रोड्यूस हुई हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अभी बहुत अच्छी सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि अ लॉट ऑफ द कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल BYD, जिन्होंने स्टार्ट तो अपनी प्रीमियम गाड़ियों से किया, बट इन द फ्यूचर दे विल बी रिलीजिंग पाकिस्तान में लो बजट कार्स एज वेल। इनफैक्ट एक की पॉलिसी, ईवी पॉलिसी का एक की जो पिलर होना चाहिए वो ये कि इंसेंटिव्स जो हैं गवर्नमेंट के, टैक्स इंसेंटिव्स एज वेल एज अदर पॉलिसी ब्रेक्स, वो उन्हीं को मिलने चाहिए जो कि मास मार्केट व्हीकल्स को टारगेट कर रहे हैं। सो जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि बिटवीन 15 किलोवाट आवर एंड 30 किलोवाट आवर वाली जो व्हीकल्स हैं, उनका जो प्राइस पॉइंट है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे होगा for the end customer to be able to afford electric vehicles in Pakistan in the four-wheeler category. And then similarly, for two-wheelers तो I think price already naturally इस target पे आ गई है कि वो affordability की तरफ जा रही है। तो पहले तो ये गवर्नमेंट ने अपने जो टैक्स ब्रेक हैं वो मास मार्केट व्हीकल्स के लिए अडॉप्ट करने होंगे। सेकेंडली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट बैंक इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। जिस तरीके से स्टेट बैंक ने पहले सोलर के लिए एक स्पेशल फाइनेंसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी, वैसे ही इनिशियल अडॉप्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज़रूरत है कि स्टेट बैंक जो ऑफ पाकिस्तान वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कम्स अप विद अ पॉलिसी जिसमें एक अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर फॉर मास मार्केट जो है वो व्हीकल्स को अफोर्डेबल बनाया जाए। और इसमें ज़ाहिर है चूँकि एक चार्जिंग स्टेशन जो हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स की सिचुएशन होती है आमतौर पर जो एक शहर के अंदर, ख़ासतौर पर कराची या किसी और आप पाकिस्तान के शहर में देख लें, तो उसके लिए भी कुछ हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी, या जो इस वक्त हालात हैं ट्रैफिक जैम या रोड टूट फूट का शिकार हैं वो मेंटेनेंस नहीं है, इसमें भी ये गाड़ियाँ सस्टेन कर सकती हैं, मेंटेन रह सकती हैं? एग्जिस्टिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देयर इज़ गोइंग टू बी नो इशू। हम एग्जिस्टिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेफिनेटली पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो एक चैलेंज है जो अक्सर हाईलाइट होता है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि रेलेवेंट है, वो भी एक्चुअली इशू जो है वो एक सर्टन परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स जब आपकी सिस्टम में आ जाएंगी उसके बाद वो रियलाइज़ होगा। एक स्टडी हुई भी है फ्रॉम द लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट विच गिव्स अस अ वेरी गुड इंसाइट कि एक्चुअली up to between 300 to 400,000 electric four-wheelers, Pakistan की grid should be able to adopt or accept those vehicles, उनकी चार्जिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा इमीडिएट नहीं है, ये बिल्कुल आएगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, लेकिन थोड़ा आगे जाके अगर सही प्लानिंग की जाए तो ये बिल्कुल इसको एड्रेस किया जा सकता है। और जहाँ तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी एनी इशू एट ऑल, स्पेशली टू व्हीलर साइड के ऊपर। देखें, अभी राइट नाउ जो चार्जिंग का जो मसले हैं, बाकी सारे मसले हैं वो फोर व्हीलर और बसेस की साइड पे हैं। 2-3 व्हीलर में तो इट जस्ट मेक्स टोटल सेंस इवन टुडे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड बी गोइंग ऑल इन, और आई थिंक उस डायरेक्शन में जा रहे हैं बिल्कुल ऑलरेडी। अब बस हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और सारे डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक यूनिफाइड तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो एक बड़ा मेजर इशू है, एनर्जी की जनरेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन हमारी बहुत कम है, तो जैसे जैसे ये ईवीज़ आती रहेंगी, मार्केट में इन होती रहेंगी, इससे उस पर भी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर 30% हम अपना ये चेंज लाने में कामयाब हो जाते हैं, ईवीज़ को ले आते हैं और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा रिप्लेस हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की हद तक हम बेहतर हो सकते हैं अपने जो हमारा इस वक्त बिजली का इशू है उसमें भी। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है अभी इस वक्त कि हमारे पास एक्सेस पावर कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो जो बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई उस लिहाज से जिस तरीके से प्लांट्स लगे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं इन पावर प्लांट्स को। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने से वो जो एक्सेस कैपेसिटी है वो बहुत प्रोडक्टिव तरीके से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यूज़ कर पाएगी, जिससे डबल फ़ायदा होगा। एक तो ये कि गवर्नमेंट का जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कम हो जाएगी और दूसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी एफिशिएंसी आएगी। सो
ईवीज़ को इंट्रोड्यूस कराने से 3 बहुत बड़े मसले सॉल्व होते हैं। एक आपका, जैसे आपने बोला, ऑयल इंपोर्ट बिल कम होता है। दूसरा, हमारा जो पावर का एक्सेस, पावर कैपेसिटी है, कैपेसिटी पेमेंट्स की, वो सॉल्व होती हैं। और तीसरा, हमारा एयर क्वालिटी का इशू, जो कि अब लाहौर में तो इतना हो गया है कि इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू इवन लिव इन दोज 3 मंथ्स जब स्मॉग होती है, वो भी सॉल्व होता है। तो अब तो साहब, इसमें जो एक 5 साल की अभी ये पॉलिसी है, 2030 तक अगर हमें 30% शिफ्ट होना है ईवीज़ पर, तो उसके लिए हमें रेलेवेंट एक्सपर्टी भी चाहिए होगी, वो एक्सपर्ट लोग भी चाहिए होंगे जिनके पास ये विजन हो। तो इस वक्त आपको वो एक्सपर्टी और फिर उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन या उनका एक रोल हो सकता है, एक मेजर उनका रोल, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। चूँकि माजी में भी कुछ ऐसे कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट्स हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स के देखे जो राइट मैन फॉर राइट जॉब की वजह से फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनके अगर कहीं पॉलिसी की कमी है, कहीं पॉलिसी है तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, कहीं इंटेंशन या विल का इशू होता है, कहीं एक्सपर्टी का इशू आ जाता है। बिल्कुल नहीं, आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट। आई डोंट थिंक कि हम वी लैक इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। बिल्कुल वो मौजूद हैं लोग, एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज़ एबल टू इंगेज दैम प्रॉपरली, वो बिल्कुल हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ अगर एक पॉलिसी जो है, अगले 5 साल की पॉलिसी है, अगर उस पे ही गवर्नमेंट कंसिस्टेंट रहे और उसमें कोई चेंजेस ना लेकर आए, इवन दैट इज़ इनफ। इवन इफ या अगर तो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है इम्प्लीमेंटेशन में, दैट वुड बी अमेजिंग। बट द इकोनॉमिक इंसेंटिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इज सो स्ट्रॉन्ग फॉर द प्राइवेट सेक्टर कि इवन जस्ट हैविंग दिस पॉलिसी इन प्लेस is good enough for this to move forward. और वो एक सही sort of सही feedback लेना with the right expertise, with the right experts from the industry, वो एक किरदार है जो गवर्नमेंट को प्ले करना पड़ेगा, ताकि वो पॉलिसी को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करके बेहतर किया जाए। सो यूजुअली व्हाट वीव सीन इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बिफोर इन चाइना इज कि जो पहले 5 साल होते हैं वो होते हैं इनिशियल असेंबली और लोअर वैल्यू एडिड की तरफ, जिसमें आपका मकसद होता है कि आप डायरेक्टली तो आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकते, तो आप पहले इंपोर्ट डिपेंडेंट होते हैं और आप असेंबली पे फोकस करते हैं। बट उससे अगली जो पॉलिसी आती है उस पर ऑलरेडी काम हमें अगले 2-3 साल शुरू कर देना चाहिए कि नेक्स्ट वन शुड बी फोकस प्योरली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, एंड पर्टिकुलरली ऑन फोकसिंग ऑन नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज, क्योंकि बैटरी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो इस पर अगर काम होगा तो हम अपने जो पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। और जिस तरह अभी चाइनीज़ कंपनीज़ की का एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करना चाहते हैं, और कौन कौन से ऐसे कंपनीज़ या कंट्रीज़ का आप इंटरेस्ट देखते हैं, या उनको अगर अप्रोच किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि वो भी आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि 2030 तक जो हमारा एक टारगेट है हम उसके करीब करीब पहुँच सकें? देखिए, there are various options available, but one thing that we should realize is कि China actually is a massive player in the EV industry. In fact, it dominates pretty much every segment across the supply chain of electric vehicles. Along with China, Saudi Arab right now wants to become a dominant player in the EV industry as well. लेकिन अभी from an investment perspective, they could be a great partner to have. अगर हमने consistency of policy दिखाई और इनिशियल जो इंटरेस्ट आ रहा है चाइनीज़ पार्टनर्स की तरफ से, उसको अगर हमने इनेबल किया, तो हम यही सरमायाकारी कंट्रीज लाइक सऊदी अरब से भी ला सकते हैं। और वी कैन, अगर हमने सही बैलेंसिंग एक्ट प्ले किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इधर आ सकती है बिल्कुल। बट हमें एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि चाइना इज़ बाय फार not just dominant the supply chain, but also in terms of technology. Implementation of right strategy with Chinese player can help us leapfrog years ahead in terms of adoption of EVs. क्योंकि अगर दुनिया, इस तरह आपने इनिशियली मेंशन किया, pretty much अगर आप कंपेयर करें इवन डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज को इन इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, China is leaps and bounds ahead of everyone. So this could be a pivotal moment for us in the next 5, 6, 7 years. कि हम अपने आप को इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल शायद इनिशिएटिव हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को ही लेना पड़ेगा, ताकि एक शुरू हो, एक चीज़ एक इनिशिएट हो जाए। हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का इस वक्त इंटरेस्ट देख रहे हैं, चाहे वो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो, IPPs हो, या और कई ऐसे सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को ही लीड लेनी होगी। बिल्कुल, एंड दैट इज़ करेक्ट, एंड इन फैक्ट वी हैव सीन दैट हैपनिंग ऑलरेडी।
सो हमने जिस तरह साजगार ग्रुप में देखा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और हाइब्रिड व्हीकल्स को लोकली असेंबल करना शुरू किया, एंड दे हैव कम अप विद अ ग्रेट प्रोडक्ट. Similarly, we've seen with Chang'an, with the Master Group also happening the same, and now we're seeing Hapco Mega Power with a JV with the BYD, that's also happening going ahead. इस तरीके से हमें और आपने डेवू का मेंशन किया कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं बसेस में, तो हम ये ऑलरेडी होता हुआ देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है. इसको फर्दर हमें हाईलाइट करना चाहिए. एंड टू व्हीलर्स के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं और एग्जिस्टिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स जो कि इसके अंदर जा रहे हैं. वी नीड मोर ऑफ दिस, और इसको गवर्नमेंट को फर्दर प्रमोट करना चाहिए. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. तला खान फाउंडर ऑल्को हमारे साथ मौजूद थे. सुनिए कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमायाकारी, हमारे साथ मौजूद होंगे. उनसे एक और अहम मौजू पर बात करेंगे. एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे. इस रवा माली साल के जो इब्तदाई 5 माह हैं उसमें हमने 31% इजाफा इस वक्त FDI में देखा है और अब ये बढ़कर 1.12 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई हैं. लेकिन जो ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें रेमिटेंसेज में बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट हमारा कम आया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ अभी किसी हद तक सेटल होने हैं. फिर हमने देखा कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स थे उनका एतमाद इस वक्त बड़ा एक पॉजिटिव अंदाज में हमारे मुल्क पर इस वक्त हुआ है. तो ऐसी सूरत हाल में FDI मज़ीद कितनी तेज़ी के साथ हमारे मुल्क में आ सकती है, जो बड़े ममालिक या बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी क्या दिलचस्पी इस वक्त पाकिस्तान में हो सकती है, और ख़ास तौर पर वो FDI जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकती है या जिसको गुड FDI कहा जा सकता है, उसको अगर अट्रैक्ट करना है तो क्या क्या इक़दामात और किस लाइन ऑफ एक्शन को इस वक्त हुकूमत को पकड़ना होगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे. हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं. हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला. अब अगर हम मंथली बेसिस पर इसका कंपैरिजन करें या ईयरली बेसिस पर भी पिछले साल के मुकाबले में देखें तो ये FDI के फिगर्स बड़े हौसला अफजा हैं. लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी हमें SIFC की फॉर्मेशन के बाद जिस तरह से काम होना था, क्या आपकी जो तवक्कुआत थी वो आपको पूरी होती नज़र आई हैं इस वक्त जो फिगर सामने आया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर उसको हमें वेलकम करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए. लेकिन पहली बात तो ये है कि ये हमें मंथली कंपैरिजंस को छोड़ के एट द एंड ऑफ द डे वो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे नंबर आता है. अगर आप पिछले 20-25 साल की एवरेज निकालें सो 2 से 3 अरब डॉलर के दरमियान हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी आती है और कुछ थोड़ी बहुत एक्सपेंशन में आती है. तो ये अभी भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है. लास्ट ईयर डिप कर गया था, लेकिन 1.1 बिलियन डॉलर का मतलब ये है 5 माह में कि आप 2-2.5 बिलियन साल में पूरा कर पाएंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपका दूसरा हिस्सा ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान की नीड क्या है. नीड ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो 13.1% के ऊपर आ गया था लास्ट ईयर. हमारे कंपेटिटर्स का हमसे दुगना है. अगर तो हमने अपनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो बढ़ पाएगी. बड़ी सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी है कि इन्वेस्टमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, स्किल्स आएंगी तो वो बढ़ेगी. तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो SIFC का रोल आपने पूछा है, देखिए SIFC का रोल के अंदर कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है. जब वो बनाई गई थी तो वो इसलिए बनाई गई थी कि कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस थी गल्फ कंट्रीज़ के साथ और ब्यूरोक्रेसी की शिकायत की गई थी. लेकिन मेरे जैसे लोग डे 1 से कह रहे थे कि आपको मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, ना कि G2G को. G2G की जो होती है वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर नहीं आती है, डिप्लोमेसी पे आती है, जियोपॉलिटिक्स पे आती है, आपके कुछ और सिक्योरिटी के रिलेशनशिप्स होते हैं. इसलिए उसको SIFC के साथ डायरेक्टली लिंक करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं था. अब हमें ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो आपने सबसे अहम बात की है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. देखें ना, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इंटरेस्ट बहुत है. 250 मिलियन लोग हैं, लोग आके अपनी चीज़ें यहाँ बेचना चाहते हैं, कुछ असेंबल भी करना चाहते हैं. लेकिन वो फिर कल को आपके ऊपर फॉरेन करेंसी का प्रेशर आना है हर सूरत में, क्योंकि डिविडेंड भी रिपैट्रिएट होगा, बाकी मूवमेंट भी होगी. तो हमें एक गेम प्लान अभी तक नहीं नज़र आ रहा
कि आपने कैसी इन्वेस्टमेंट देनी है, उसके इंसेंटिव्स क्या हैं, विद इन IMF प्रोग्राम आप एक्चुअली ऑफर क्या कर रहे हैं जो कि लेवल प्लेइंग हो। वो चीज़ जब तक नहीं आती तब तक इन्वेस्टर्स को आगे आपको अट्रैक्ट करना, लोकल को भी बाहर वाले को भी मुश्किल दिखाई देता है। और हम साहब अभी ये प्रोसेस मज़ीद कितना लंबा होगा, क्योंकि IMF का प्रोग्राम अभी नया नया शुरू हुआ है, नई नई टर्म्स एंड कंडीशंस इस वक्त मौजूद हैं और शुरू में चेक एंड बैलेंस भी खासा सख्त होता है, बड़ी नज़र होती है। कितने ऑप्शंस या कितनी इस वक्त पाकिस्तान के पास अपनी लिमिटेशंस को सामने रखते हुए ऑफ़र करने के लिए इस वक्त क्या है? गुड और बैड इन्वेस्टमेंट में से हम चूज़ी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कोई कर्ज़ का मौका या कोई इन्वेस्टमेंट का मौका हमारी हुकूमत तो नहीं हाथ से जाने देती। इदारों की मेंटेनेंस करनी है, सड़कें बनानी है, तो उसके लिए हम कर्ज़े लेते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहे जैसी भी हम वेलकम करते हैं, तो उसमें हम पिक एंड चूज़ कैसे कर सकते हैं? देखिए, हुकूमत तो सस्ते या अब तो सस्ता भी नहीं रहा, डेट पे चलती है जी। उनके लिए सबसे आसान काम यह है कि जो बचे कुछ एसेट्स को गिरवी रखें और कर्ज लेते जाएं। मईशत चलेगी खाली कर्ज, जब कर्ज तब अच्छा होता है जब वो एक्विटी को लेवरेज करता है। देखिए ना, एक डेट एक्विटी रेशियो होती है। अब जो आपका सवाल बड़ा अहम है कि अभी जो हमारी करंट जो मरूजी हालात हैं उसमें क्या किया जा सकता है। मैं फिर से अर्ज करूंगा कि हमें अपनी जो टॉप की कंपनीज हैं उनसे बात करके प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, IT का सेक्टर है जो बेहतर कर रहा है, इसके अलावा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है या थोड़ी बहुत कुछ सियालकोट में स्पोर्ट्स गुड्स हैं, आप उनको टेबल पर लाएं कि आपकी कैपेसिटी डबल कैसे की जा सकती है। देखिए ना, तो जो चलते प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रिस्क कम है, मैनेजमेंट भी है, प्रॉफिट का बैकग्राउंड भी है। एक तो अगर मैं आज पॉलिसी बनाऊं पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की, तो मैं इन प्रोजेक्ट को एक रोड शो में रखूं कि हमारे पास 50 ऐसी कंपनीज हैं जो $5 अरब अट्रैक्ट कर सकती हैं और आपका रिस्क बहुत कम है, और ये सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जॉब क्रिएशन के लिए है, वैल्यू एडिशन के लिए। हमारी जो एक समहाउ नंबर्स फ्लोट करने की आदत है कि हम नए प्रोजेक्ट्स का फीता काटना चाहते हैं, बिलियंस को अनाउंस करना चाहते हैं, वो ना तो है ना हो पा रहा है। दूसरा, हम ये काम कर सकते हैं कि हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की उनसे पूछें कि भाई आप एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान में। देखें ना, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बताएं हम क्या इंसेंटिव दे सकते हैं विद इन द IMF प्रोग्राम, नॉट द इंसेंटिव्स ऑफ पेटनेज, इंसेंटिव्स ऑफ बिजनेस, मार्केट बेस्ड। अब ये करने के लिए जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन करेगा। देखें ना, टेक्निकली तो ये काम आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री का है या आपकी SIFC का है। मुझे अभी तक ये कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसी कोई गुफ्तगू या वाइट पेपर लिखा गया हो या ऑप्शंस नोट हो कि जिसके ऊपर इंसेंटिव्स पार्लियामेंट में जा रहे हों, डिबेट हो रहे हों। पार्लियामेंट की डिबेट्स तो 90% जो हैं वो ब्लेम गेम पे चल रही हैं। एंड आई विल बी वेरी कैंडिड एंड डिसअपॉइंटेड कि पार्लियामेंट की डिबेट के अंदर जो मैं और आप बात कर रहे हैं आनी तो ये चाहिए, लेकिन ये बात हमें दिखाई नहीं देती। इससे मैं अभी 3 ममालिक से आया हूँ, दोहा फोरम में मेरा सेशन था, फिर 2 और जगह गया। मुझसे हर आदमी ने कहा कि आया पाकिस्तान में वाकई इकोनॉमिक रिवाइवल आप लोगों की तरजीह है या आप अभी तक पावर प्ले के अंदर और जोड़ तोड़ के अंदर फंसे हुए हैं जो कि मीडिया पे नजर आता है। ये परसेप्शन तोड़ने की जरूरत है। कोई 1-2 इदारों को डेलीगेट करके मजबूत लोग रखने की जरूरत है जिनके पास जो एम्पावर्ड हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट लाना वजीर आजम का काम नहीं है। वजीर आजम का काम तो उसकी सिमट को देना है, हाई लेवल पे बातचीत करना है। मुझे अभी तक ना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तगड़ा होता दिखाई दे रहा है, ना मुझे SIFC की ये सिमट दिखाई दे रही है, और इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री तो ना होने के बराबर है इन एनी केस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जी जिनको देखना चाहिए। तो अब जो कुछ सॉफ्ट टारगेट जो हो सकते हैं हारून साहब, जिस तरह हमारा ज़राअत का शोबा है जिसमें एक बड़ा स्कोप है, उसके लिए भी हम इन्वेस्टमेंट को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, जबकि अगर हम कुछ ममालिक ऑस्ट्रेलिया या चाइना जैसे ममालिक को अगर हम उसके लिए कन्विंस करने की कोशिश करें तो शायद ये मुमकिन भी हो सके। फिर हम रेकोडिक पर अक्सर सऊदी कंपनीज़ की दिलचस्पी या उनके साथ MOUs की हद तक तो मामलात को आगे बढ़ते देखते हैं, लेकिन वो भी उससे आगे बढ़कर बात नहीं हो पाती। तो ये जो एक सेक्टर और एक ये प्रोजेक्ट, ये इस पर क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे हैं? जिसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि लॉन्ग टर्म लोकल फाइनेंसिंग ज़राअत के लिए नहीं है।
आपको याद हो एक ज़री तरक्याती बैंक या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक होता था, उसका ना कोई नाम सुनता है ना कुछ है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका सेक्टर की तरजीह है तो हमें चाहिए कि जो करंट आपके DFIs हैं उनसे कोई 5-10 अरब रुपया इकट्ठा करके ज़राअत की तरफ उसको शिफ्ट करें ताकि काश्तकार के पास इंसेंटिव आए। दूसरी जो आपकी बात है कि ये MOUs मैच्योर नहीं होते, देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो मुल्क आजकल सब काम कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टर की परसेप्शन को डी रिस्क कैसे करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें एक्नॉलेज करना है कि हमारे रिस्क क्या है। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एक हिस्टोरिकली रिस्क है, हमने उसको डी रिस्क करके कैसे करना है। इन्वेस्टर का पैसा इंश्योर कैसे करना है कि रिपैट्रिएट हो और उसको किसी को कहना ना पड़े। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करनी है। अब ये रिस्क के 8-10 एक ग्लोबली नोन इंडिकेटर्स हैं जिन पे इन्वेस्टर आगे जाता है। पॉलिसी कटिंग एज है, लेकिन कैन वी इंश्योर कंसिस्टेंसी। पीपल सेंट्रिक है, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक है। अब ये कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं है, ये 2-3 साल में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्लैरिटी चाहिए लीडरशिप की कि हमने अब इस सिमत में जाना है, ना कि अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को बेच के कुछ 6-8 माह का एक और बेल आउट लेना है। अब ये एक पॉलिसी ट्रेड ऑफ है माइंडसेट की, जिसके अंदर आई थिंक पाकिस्तान की लीडरशिप इज स्टिल स्टक, क्योंकि हम पॉपुलिस्ट बड़े बड़े स्लोगन्स देना चाहते हैं, ना कि हम ये मुश्किल काम करें जो वियतनाम ने कर लिया, कंबोडिया ने कर लिया, बाकी ममालिक ने कर लिया, हम अभी तक उसको नहीं कर पाए। तो हारून साहब, हम क्या जिस तरह हमने 10 साल पहले CPEC को एज गेम चेंजर सुना, ऐसा लगता था कि CPEC शुरू होगा और पाकिस्तान के दिन और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। 10-11 साल में वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो सके। अब हम एक IT सेक्टर से मुताल्लिक भी सुनते हैं कि बस अगर इस पर हमने फोकस कर लिया तो हमारी इकोनॉमी को ये $60 अरब और $70 अरब की एक्सपोर्ट तक ये ले जाएगा। तो ये एक सेक्टर या एक प्रोजेक्ट पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर देते हैं, पैरेलल पॉलिसीज़ नहीं बनती या प्रायोरिटी लिस्ट उस तरह से सेट नहीं हो पाती। बुनियादी इशू कहाँ पर आता है? ये बुनियादी इशू कॉम्पिटेंस का है। देखिए दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, मैंने जैसे अर्ज किया मैं अभी दोहा से आया हूँ, वहाँ पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सब के सब जो हैं इस पर डिबेट ये कर रहे हैं कि चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर रिपोजिशन कैसे करना है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो अभी कोई इंटरनेशनल डिबेट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे डील करना है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसमें हमारे ऊपर क्या असरात आएंगे। देखिए ना, ये डिबेट्स हैं जो इन्वेस्टर चाहता है कि आप करें और उनको एक एश्योरिटी दे कि हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है। दैट इज व्हाट द ग्लोबल रिस्क्स आर। हमारा मसला ये है कि कॉम्पिटेंस नहीं है और हम डिनाइल में हम मानने पर तैयार नहीं है। जब कॉम्पिटेंस नहीं होती है तो एक्वायर की जाती है और उसको इज्जत दी जाती है और उसकी बात मानी जाती है। लेकिन अगर हम सेकंड गेस कर लेंगे, आप आएंगे वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट को लाएंगे, वो बेचारा पर्चा लिखेगा, एडवाइस देगा, आप ब्यूरोक्रेट्स को कहेंगे इसको सेकंड गेस करें, इसके बाद आपके पास कोई नहीं आता। देखिए दुनिया जहान जो है वो एक्सपर्टीज के पीछे भागती है, हम एक्सपर्टीज के पीछे स्पेस क्रिएट नहीं। एक तो ये वजह है कॉम्पिटेंस की। दूसरी वजह ये है कि जो हमारा एक सियासत का नेक्सस बना हुआ है क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ, जहां पर हम मराहत देते हैं, टैक्स की छूट देते हैं, सब्सिडीज देते हैं, सस्ता कर्जा देते हैं, उस नेक्सस को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। जब तक आप प्रोग्रेसिव कंपेटिटिव सेक्टर्स की तरफ, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन, फाइनेंसेस को शिफ्ट नहीं करेंगे, इंसेंटिव को IT की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक वो मेगा ग्रोथ सिर्फ मार्केट की बेस पर नहीं आती है। इसको अगर आप ईस्ट एशिया को स्टडी करें तो इसको वो गवर्निंग द मार्केट्स कहते हैं कि मार्केट बेस्ड गवर्नेंस की स्ट्रक्चर कैसे बदला जाता है। अब ये कुछ चीजों के लिए विजन भी चाहिए, लीडरशिप का कॉम्पिटेंस चाहिए। सबसे बड़ी बात ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लीडरशिप तो 100% जो है वो अपनी सियासी जोड़ तोड़ में मुझे फंसी दिखाई देती है। जी मीडिया पे आता है, कितने वज़रा हैं जो अपनी टेक्निकल या पॉलिसी स्टेटमेंट आपके टीवी पे आकर देते हैं, या वो आकर सिर्फ यही देते हैं कि इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, ये इसने ये चुराया, इसने ये चुराया। और दिस इज समथिंग जो मीडिया को भी डिस्करेज करना चाहिए। आप संजीदा मामलात को उनके सामने रखें,
आप बताएं कि जी मिनिस्टर साहब आपके टारगेट्स क्या हैं, आप कहां तक पहुंचे हैं और आप इसके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं, यू नो, बिल्कुल। तब इसमें इस डिबेट चेंज होनी फिर शुरू हो जाएगी। और हारून साहब, अब इन्हीं हालात में जब हम ओवरसीज इन्वेस्टर्स के डेलीगेशन का एक झुकाव या उनका एक पॉजिटिव बिहेवियर देखते हैं और वो जब एतमाद का इजहार करते हैं पाकिस्तान के हालात पर या आने वाले दिनों पर, तो उसकी इन हालात में फिर कितनी अहमियत है? ये इसको हम किसी सॉफ्ट कमिटमेंट के तौर पर लें कि आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट में भी हमें तब्दील होता नज़र आएगा, या ये एक ऐसी कार्रवाई थी कि इस तरह के सर्वेज़ या इस तरह का इंडेक्स तो एक रूटीन के तौर पर आता रहता है और सिर्फ वो नंबर्स की हद तक ही रहता है? इस सर्वेस पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, वो तो हुकूमत की डेस्परेशन है, उन्होंने नंबर्स बेचने हैं। देखिए ना, इन्वेस्टर का सर्वे ऊपर जाने का मतलब ये है कि उनकी पाकिस्तान में एक इंटेंट है या दिलचस्पी है, ठीक है। अब उस दिलचस्पी को आगे ले जाने के लिए जो मैंने बातें अर्ज की हैं, आपको उनको पहले तो पॉलिसीज की कंफर्ट देनी है, फिर आपको उनको प्रोजेक्ट की ट्रांजैक्शन देनी है, मिलाना है जॉइंट वेंचर के लिए कि ये कंपनी आपके साथ काम करेगी, फिर इंश्योरेंस देनी है कि जी ये काम के लिए SIFC सारी हर्डल्स हटाएगी, फाइनेंसिंग लोकल अवेलेबल होगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म हमने बना दिया है, इकोनॉमिक जोन ऑफर करने होंगे कि ये चल रहे हैं। ये एक बड़ा लंबा पेनफुल प्रोसेस है, खाली इंटेंट को बेचना टाइम एंड अगेन बैकफायर हो रहा है, और इस पे ना लोगों को इस पे ज्यादा बात करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये तस्वीर खींचना, फीता काटना, दीज आर पॉपुलिस्ट थिंग। आप बताएं कि इतनी इन्वेस्टमेंट आई है और ये प्रोजेक्ट जो है इस दिन काम करना शुरू कर देगा, उससे फिर अचानक एतमाद की फिजा बढ़नी शुरू हो जाएगी कि ये एक्सपेंशन हो रही है, लोग आ चुके हैं, काम कर रहा है। सो हमें थोड़ा सा नहीं, बहुत सा डिनायल से निकल के और पॉपुलिज्म को पीछे रखना पड़ेगा, जो इस तरह की सियासत में मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमाकारी, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।